अफसर प्रज्ञा वर्मा जो एक एसएसपी थी, एक मीटिंग के बाद अपने आवास वापस लौट रही थी। रात का और वह विदर्भ की सुनसान रोड पर अकेली चल रही थी। चलते चलते जब वह एक सुनसान मुकाम पर पहुंची तो सड़क के बीच एक बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला खड़ा था। और जैसे ही उस बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले ने थोड़े हौसले से एक खूबसूरत और जवान लड़की को रात के उस पहर अपनी तरफ आता देखा तो वह बेसब्री से उसका इंतजार करने लगा। अचानक बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला सड़क के बीच आकर खड़ा हो गया और प्रज्ञा का रास्ता रोकते हुए उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखने लगा। प्रज्ञा उसकी साइड से गुजरकर आगे की तरफ चलने लगी तो अब बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला उसके पीछे पीछे चलने लगा। हर तरफ रात का अंधेरा पूरी तरह से छाया हुआ था और प्रज्ञा का दिल धड़क धड़क रहा था। अचानक बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला पीछे से तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके बाजुओं को पकड़ते हुए बोला, हाँ, कहां से आ रही हो और मुझसे मिले बगैर जा रही हो? बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले के चेहरे पर एक अजीब सा नशा था। प्रज्ञा बोली, वो एक जरूरी काम था, वहां से होकर घर जा रही थी। अचानक बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले ने उसके बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे नहीं बताया जाएगा कि वह क्या जरूरी काम था। प्रज्ञा बोली, वह एक जरूरी मीटिंग थी। अचानक बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला हंसने लगा। इस तरह की मीटिंग दी? बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला बोला। फिर उसने कहा, मेरे साथ भी कोई मीटिंग कर लो। अचानक बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले ने उसके बाजुओं को जोर से खींचा और वहां से कपड़ा फाड़ दिया। अब प्रज्ञा समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वह आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटने लगी और बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला उसकी तरफ बढ़ने लगा। इसी तरह चलते चलते जब बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले ने उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ छलांग लगाई तो प्रज्ञा ने अचानक तेजी से भागना शुरू कर दिया और बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला भी उसके पीछे तेजी से भागने लगा। प्रज्ञा की सांसें तेज हो चुकी थीं। वह जान लगाकर हांफती कांपती अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रही थी। अचानक बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और वह सड़क के बीच जा गिरी। बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले के चेहरे पर अब एक अजीब सा नशा आ गया था। वो नीचे गिरी हुई लड़की को अजीब सी नजरों से देखने लगा। एकदम अपना चेहरा बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले की तरफ घुमाकर बोली, देखो, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे। जो तुम अब करने वाले हो उसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कानून तुम्हें इसकी सजा देगा। बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला हंसते हुए बोला, अरे पागल लड़की, क्या तू अभी भी सोचती है कि मैं तुझे ऐसे ही जाने दे दूंगा? आखिर मैं एक झाड़ फूंक करने वाला हूं। कानून वही है जो मैं चाहूं, और अभी इस वीरान जगह पर कोई तेरी चीखें सुनने वाला नहीं। प्रज्ञा डरते डरते वहां से उठ खड़ी हुई। अब बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला नजदीक आकर उसके शरीर की खुशबू सूंघने लगा। अचानक प्रज्ञा ने एकदम बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले को जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया और मिल से बाहर निकल आई। फिर तेजी से एक बार फिर दूर भागने लगी। लेकिन अब भी वह कुछ दूर ही पहुंची थी कि जंगल की राह पर बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला रास्ता रोक कर उसके सामने खड़ा था। प्रज्ञा दूसरी तरफ भागना चाही तो बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला पहले ही वहां पहुंच चुका था। अब प्रज्ञा के लिए तमाम रास्ते बंद हो गए थे। उसने डरते डरते अपनी आंखें बंद कर ली, दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख लिए। बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले ने बोट जोर से जमीन पर मारते हुए गरजती आवाज में कहा, उठ और चल, खुद ही जाकर हवेली में लेट जा, वरना यही जंगल में तेरा अंजाम कर दूंगा। प्रज्ञा ने धड़कते दिल के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ आंखों से हटाए और कांपती आवाज में कहा, तुम समझते हो तुम्हारे पास झाड़ फूंक करने वाले की वर्दी है, इसलिए जो चाहो कर सकते हो, लेकिन याद रखना, जुल्म कभी देर पा नहीं होता। बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले के चेहरे पर तंजिया मुस्कान फैल गई। बड़ी बहादुरी के लेक्चर दे रही है, लेकिन आज ये बातें तेरे किसी काम नहीं आएंगी। अचानक बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला बोला, ऐसे नहीं मानेगी, ये रस्सी लाओ। बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले ने अपनी झोली से रस्सी का एक टुकड़ा निकाला और कहा, इसके हाथ पांव बांध दो। वह प्रज्ञा के पास बैठकर उसके हाथ पांव बांधने लगा। प्रज्ञा ने सोचा, अगर मैं बांध गई तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अचानक उसने बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले से कहा, अच्छा, ठीक है, जो तुम चाहते हो मैं उसके लिए तैयार हूं।
यह सुनकर बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला जोर जोर से हंसने लगा। फिर वह प्रज्ञा के करीब आया और घूरते हुए बोला, शाबाश, अगर पहले ही मान जाती तो मुझे इतना कुछ तुम्हारे साथ नहीं करना पड़ता। बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले के करीब आते ही जैसे वह वारफा में हार मान चुकी हो। बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला पूरी तरह मुतमिन था कि अब यह लड़की उसके काबू में आ गई है। अब तू खुद ही तैयार है, फिर रस्सी की जरूरत नहीं, बस सीधे हवेली में बैठ जा। अब प्रज्ञा उस सुनसान जंगल और अंधेरी रात में हवेली की तरफ चलने लगी। बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला भी अपना मकसद पूरा करने के लिए उसके पीछे पीछे बेसब्री से चलने लगा। हवेली के पास पहुंचते ही प्रज्ञा ने हवेली का दरवाजा खोला और फिर एकदम मुड़कर बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले से बोली, देखो, मैं तुम्हारी बात मान तो रही हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह एक बार फिर बता रही हूं कि इसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला झर भरी मुस्कान के साथ बोला, हाँ, हाँ, अंजाम, अब तेरा अंजाम मेरे हाथों में है, बाकी किसी अंजाम की फिक्र छोड़ दें। प्रज्ञा ने आहिस्ता आहिस्ता कदम अंदर हवेली में रखे। बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला झुककर उसके करीब होते हुए तंजिया अंदाज में बोला, शाबा, बहुत अक्लमंद हो गई हो। और जैसे ही बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला हवेली के अंदर दाखिल होने लगा, उसी वक्त पीछे से एक और गाड़ी वहां आ गई। बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला ने जब गाड़ी को देखा तो दरवाजा बंद करके जल्दी से उस गाड़ी की तरफ चला आया। प्रज्ञा हवेली के अंदर ही थी। बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला जाकर गाड़ी में बैठे शख्स से बात करने लगा। इससे पहले कि प्रज्ञा बाहर निकलकर गाड़ी के पास आती, गाड़ी वहां से निकल गई। अब बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला वापस हवेली की तरफ मुड़ रहा था। इतने में प्रज्ञा ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकलकर बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले के पास आकर उसका हाथ थामते हुए बोली, हाँ, अब क्या हुआ? प्रज्ञा ने प्यार भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और उसे अपने गले से लगाते हुए बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला तुरंत अपनी हवेली की तरफ गया और वहां से एक फल निकालकर प्रज्ञा के हाथ में पकड़ा दिया। प्रज्ञा वहीं जंगल की राह पर बैठ गई और फल खाने लगी। बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला जो आतुर होकर खड़ा था, उसका सब्र टूट गया। उसने प्रज्ञा से कहा, जल्दी खाओ, वक्त नहीं है। प्रज्ञा ने अपने आप से कहा, लगता है अब इसको ज्यादा रोकना मुमकिन नहीं, अब मैं क्या करूं? फिर वह डरते डरते राह से उठ खड़ी हुई। अंधेरी रात और सुनसान जंगल का सन्नाटा खौफ पैदा कर रहा था। बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला अब पूरी तरह से तैयार था। उसकी आंखों में हवस भरी चमक थी। अचानक बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला आगे बढ़कर प्रज्ञा के बाजू को मजबूती से पकड़ता है और भारी सांस लेते हुए बोला, चलो, अब तमाशा बहुत हो गया, समय बर्बाद मत करो। प्रज्ञा ने एक पल के लिए अपने होंठों पर अजीब सी मासूम मुस्कान तारी की, जैसे हार मान गई हो। उसने अपनी निगाहें बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले की आंखों में डालते हुए आहिस्ता से कहा, एक शर्त है। बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला रुक गया। शर्त? प्रज्ञा प्यार भरी आवाज में आहिस्ता से बोली, तुम्हें मुझ पर हाथ डालने से पहले अपनी आंखें बंद करनी होंगी। बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला पहले तो चौंका, फिर ठाका लगाकर हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, ये भी कोई शर्त है? अच्छा, मान लेते हैं। अचानक प्रज्ञा बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले के करीब आई और प्यार से उसका हाथ पकड़कर जंगल की राह के एक कोने की तरफ ले जाने लगी। बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला भी उसके साथ चलने लगा। किस चीज का डर? भला तुम यही कहती हो तो यही सही। बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला घमंड और जोश के नशे में चूर था और सन्नाटा चारों तरफ फैल चुका था। सिर्फ दूर से हवा के झोंके और कभी कभार जंगल के जानवरों की आवाजें आ रही थी। प्रज्ञा ने बड़ी मासूमियत के साथ उसका हाथ अपने हाथों में थामा, जैसे वारफ्ता में हथियार डाल दिए हो। फिर प्रज्ञा ने बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले से कहा, यहां नीचे राह पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला मुस्कुराते हुए राह पर नीचे लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मुस्कुराते हुए बोला, चलो देखते हैं तुम अब क्या करती हो। प्रज्ञा कुछ देर उसके चारों तरफ चक्कर लगाती हुई मन ही मन कुछ सोचने लगी। फिर झुककर उसके पास आई।
एक पल को ऐसा लगा जैसे वह उस पर झुकने वाली है। बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले के होंठों पर फातिहाना मुस्कान थी और गहरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन अगले ही पल प्रज्ञा ने अपने जूते की एड़ी तड़म से उसकी छाती पर मारी। बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला तड़प कर आंखें खोल देता है, लेकिन तब तक प्रज्ञा उसकी लाठी खींच चुकी थी। बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला उठकर वहीं राह के बीच बैठ गया और बोला, यह क्या धोखा किया तुमने मेरे साथ? उसी वक्त प्रज्ञा को ख्याल आया कि उसका काम अब भी पूरा नहीं हुआ है। वह अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाती हुई बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले के करीब आकर बैठ गई और लाठी उसके हाथ में थमाते हुए प्यार भरी निगाहों से उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुम्हें बस यह दिखाना चाहती थी कि अगर मैं भागना चाहूं तो भाग सकती हूं, लेकिन अब मेरी मर्जी है। मैं खुद इसके लिए तैयार हूं। यह सुनकर बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई और वह प्रज्ञा को अपने गले से लगाने लगा। प्रज्ञा ने कहा, एक मिनट पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम वाकई में इतने ताकतवर झाड़ फूंक करने वाले हो और जो चाहो वह कर सकते हो? बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला ने घमंड भरे लहजे में कहा, हां। प्रज्ञा ने अचानक बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले का हाथ पकड़ा और उसे हवेली की तरफ ले जाने लगी। बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला हैरान होकर यह सब देखने लगा। चलते चलते वह दोनों हवेली के पास पहुंचे। अब उस सुनसान जंगल में रात का आखिरी पहर था और वहां सिर्फ प्रज्ञा और बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला मौजूद थे। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचे, प्रज्ञा अचानक हवेली के अंदर दाखिल हुई और वहां से एक लाल रंग का दुपट्टा उठा लिया। प्रज्ञा अब अपने असली मकसद की तरफ बढ़ रही थी। उसने कहा, मैं नहीं मानती कि तुम इतने पावरफुल हो और यह सब कर सकते हो। बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला, जो अपने पद के घमंड में चूर होकर बोल रहा था, कुछ समझ नहीं पाया और अपने मोबाइल से प्रज्ञा को उन सब लड़कियों की तस्वीरें दिखाने लगा जिनके साथ उसने गलत काम किए थे। वह बड़े घमंड से अपने गुनाह गिनाने लगा। कल मैंने ऐसा किया, परसों वैसा किया। मुझे पकड़ने वाला कौन है? आखिर मैं एक झाड़ फूंक करने वाला हूं। प्रज्ञा चुपचाप उसकी सारी बातें सुनती रही और फिर बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले के करीब जाकर बोली, वाह, तुम तो बहुत बहादुर निकले। उसने बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले से कहा, आओ, मैं अब तुम्हारी बहादुरी देखना चाहती हूं। वो बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले को उसी सुनसान जंगल में दूसरी तरफ ले जाने लगी। बूढ़ा झाड़ फूंक करने वाला भी खुशी खुशी उसके साथ चल रहा था। वहां पहुंचकर प्रज्ञा हंसते हुए बोली, तो क्या कह रहे थे? बाबा जी, तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं। ये कहते ही उसने अपने कपड़ों के अंदर छुपा हुआ कैमरा बाहर निकाला। वही कैमरा जिसमें बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले के सारे गुनाह, उसके घमंड भरे इकरार और हर खुदगर्ज हरकत रिकॉर्ड हो चुकी थी। बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराहट में तेजी से प्रज्ञा की तरफ लपका ताकि कैमरा छीन सके, पर उसे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। अब वहां खड़ी लड़की वह बेबस प्रज्ञा नहीं थी, बल्कि एक बहादुर एसएसपी अफसर अपने असली रूप में सामने आ चुकी थी। उसी समय पीछे से दो काली सरकारी वाहनों की हेडलाइट्स चमकी। धुआं उड़ाता हुआ ब्रेक की चीख गूंजी और अगले ही पल विशेष दल की टीमें गाड़ियों से बाहर निकल आई। प्रज्ञा ने हाथ का इशारा किया और देखते ही देखते बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले को जमीन पर दबोचा गया। बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले की टांगें काम ना आने लगी। कांपती आवाज में उसने कहा, यह लड़की झूठ बोल रही है। प्रज्ञा उसके पास आई और एक और जोरदार थप्पड़ मारते हुए गर्व से बोली, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? एसएसपी अफसर हूं और यह टीम मेरे हुक्म पर यहां आई है। तुम समझ रहे थे कि यह खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो। असल में यह खेल मैंने तुम्हारे साथ खेला है। मुझे तुम्हारी दरिंदगी और लड़कियों के साथ गलत कदमों का पता चला, इसीलिए मैंने खुद यहां आकर तुम्हें हाथों पकड़ने का फैसला किया ताकि तुम खुद अपने मुंह से इकरार करो और तुम्हें जल्द सजा दिलवा सकूं। प्रज्ञा ने फिर अपना कार्ड जेब से निकालकर बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले के मुंह के सामने लहराया। बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले की आंखें हैरानी और डर से भर आई।
प्रज्ञा ने लात मारकर बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले को जमीन पर गिरा दिया और आदेश दिया, ले जाओ उसे। मेरी नजरों के सामने से विशेष दल ने बूढ़े झाड़ फूंक करने वाले को गाड़ियों में डाल दिया और हवाले जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें।